हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने अपना अध्याय 36 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें क्या था, नवीन राज्यों का उदय। आज हमारा अध्याय 37 ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कब से कब तक, 1848 से 1856 ईस्वी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले क्या दे रखा है, ये दे दिया स्थापना 1848 से 1856 ईस्वी। रणजीत सिंह के शासनकाल में उसके राज्य के विस्तार को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, रोक दिया था, और सतलुज के पूर्व का सिख राज्य अंग्रेजों के अधिकार में था। फिर रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई और सेना में सिखों के खालसा नामक समूह का वर्चस्व हो गया तथा उसने राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, मतलब प्रधानता मिल गई। फिर अंग्रेजों ने पंजाब की सीमाओं पर अपनी सेना का एकत्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया। रणजीत सिंह के बाद उसका बेटा कौन, दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा था और उसकी मां रानी जिंदन कौर अपने कृपा पात्र अधिकारियों की सहायता से प्रशासन का कार्य करती थी। फिर 1845 में पहला अंग्रेज सिख युद्ध आरंभ हुआ। खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया। किसकी हार हुई, खालसा की। फिर पंजाब ब्रिटिश संरक्षण में आ गया और दिलीप सिंह शासक बन रहा, परंतु दिलीप सिंह शासन बना रहा। अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का महाराजा बना दिया। फिर 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए, जिसका परिणाम क्या हुआ, दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध आरंभ हुआ। पंजाब की सेनाएं वीरतापूर्वक लड़ी, परंतु क्या हो गई, इसमें हार गई और पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। फिर पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का अधिकार हुआ, उस समय कौन, डलहौजी गवर्नर जनरल था और उसके कार्यकाल 1848 से 56 में भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई उसके कार्यकाल में। फिर बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक क्या थी, स्वामी हो गई और बंगाल एक नियंत्रण, मतलब कि कंपनी का बंगाल पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया और उसने राजनीति की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले ली। फिर दीवान के रूप में कंपनी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूल करने लगी और कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया। इस व्यवस्था को दोहरी या द्वैध सरकार कहा जाता है और कंपनी का बंगाल की सत्ता पर पूर्ण अधिकार हो गया, जबकि उनके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। अधिकार कर लिया पर जिम्मेवारी कुछ भी नहीं थी। फिर है इसमें कि प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था और उनके निर्वाह करने की शक्ति इनके पास नहीं थी, फिर 1717 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। 1772 ईस्वी में कौन, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का क्या बना, गवर्नर बना और 1773 में उसे भारत ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर 1772 में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया और बंगाल पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन लागू हो गया। फिर कलकत्ता, जो कि कंपनी का प्रमुख केंद्र था, बंगाल की वास्तविक क्या बन गया, राजधानी बन गया और कालांतर में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में ही रही। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल दे रखे कौन कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले 1772 से 1785, फिर सर जॉन मैकफर्सन स्थापनापन 1785 से 1786, फिर अर्ल मार्किवस कॉर्नवालिस प्रथम शासनकाल में 1786 से 1700 पहला शासनकाल था इनका, 1786 से 1793 ईस्वी। फिर कौन बने, सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी, सर ए क्लार्क फिर 1798 से 1798 ईस्वी तक ये रहे। रिचर्ड वेलजली दे रखे, आप पढ़ लेना इनको। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 ईस्वी। कंपनी के अधिकारी बंगाल की जनता पर क्या मनमाने ढंग से अत्याचार कर रहे थे और ये अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। कंपनी के पदाधिकारी बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से लूट रहे थे और जिसका परिणाम क्या हुआ, बंगाल की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई।
फिर इस कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया और वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदने और इसे विदेश में बेचते थे। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था तथा इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। 1766 से 1768 में बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड की धन निकासी हुई। इस धन निकासी के फलस्वरूप यह प्रांत दरिद्र हो गया, मतलब बहुत गरीब हो गया बंगाल। फिर 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा और यह अकाल मानव जाति के इतिहास में पड़े भयंकर अकालों में से एक भयंकर अकाल सिद्ध हुआ और लाखों की संख्या में लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और बंगाल की 1/3 जनसंख्या अकाल से प्रभावित हुई। फिर वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस 1772 से 1793 ईस्वी 72 तक ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक क्या प्रमुख शक्ति बन चुकी थी और इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को क्या मजबूत बना लेना चाहते थे। फिर 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हुए आक्रमण में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया और हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों के पर शांति की संधि करने के लिए विवश कर दिया हैदर अली को। फिर 1780 में हैदर अली का एक बार फिर से युद्ध आरंभ हो गया हैदर अली से और हैदर अली ने कर्नाटक में आंग्ल सेनाओं को बार बार पराजित किया, उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने पर बाध्य कर दिया। फिर जुलाई 1781 में आयरकूट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को पराजित कर मद्रास को सुरक्षित कर लिया। फिर दिसंबर 1782 में हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और उसका पुत्र कौन, टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे पर विजय की स्थिति में मतलब जीत नहीं सका और इसलिए उन्हें मार्च 1784 में क्या शांति संधि करनी पड़ी, एक दूसरे के जीते हुए राज्य लौटा दिए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के कौन थे, शत्रु थे, वे उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे। टीपू अंग्रेजों से क्या करता था, घृणा करता था और अपनी स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझकर उन्हें भारत से बाहर खदेड़ना चाहता था। फिर अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य कब 1789 ईस्वी में पुनः युद्ध भड़क उठा और अतः 1792 में टीपू की पराजय हुई। श्रीरंगपट्टनम में हुई संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को दे दिया और कितने 330 लाख रुपए हर्जाना दिया। फिर वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की। सन 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है भारत की। फिर लॉर्ड वेलेजली का काल 1798 से 1850 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रसार। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ। 1797 में दो प्रमुख भारतीय शक्ति अर्थात मैसूर और मराठों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, मतलब खत्म हो चुकी थी और अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूरा करने के लिए वेलेजली ने 3 उपायों का सहारा लिया, सहायक संधि प्रथा और खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना। फिर सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई और लाखों सैनिक अधिकारी अपने प्रत्यक्ष जीविका से वंचित हो गए, जिससे देश में क्या हो गई, बदहाली और गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम 1798 से और 1800 ईस्वी तक हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की और सहायक सेनाओं के खर्च के लिए नगद पैसा देने की जगह निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक भाग दे दिया। फिर 1801 में अवध के नवाब के सहायक संधि के लिए विवश किया गया और एक बड़ा सहायक सेना के बदले में नवाब को विवश होकर अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें रुहेलखंड का क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब शामिल था। वेलेजली मैसूर, कर्नाटक और सूरत के साथ और भी कड़ाई से पेश आया, मतलब कि मुश्किल से पेश आया, परंतु मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर उत्तर में लॉर्ड लेक ने लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को नष्ट कर दिया और अलीगढ़, दिल्ली तथा आगरा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया।
यह स्वयं तोलकर अंग्रेजों के लिए अत्यंत क्या था, घातक सिद्ध हुआ और अंत में ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा। वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने जनवरी 1806 में राजघाट की संधि कर होलकर के साथ शांति स्थापित कर ली तथा उससे उसके राज्य का एक बड़ा भाग लौटा दिया। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम 1818 से कब तक चला, 1857 ईस्वी मजबूत बन गई ब्रिटिश शासन। फिर सिंध की विजय 18वीं सदी में सिंध पर कल्लोर शासक राज करते थे और 1771 ईस्वी में तालपुरों की एक बलूच जाति पहाड़ों से उतरकर सिंध के मैदान में बस गई। 1783 में मीर फतेह अली खां ने सिंध पर प्रभुत्व जमा लिया और कल्लोरा के राजकुमार को देश से निकाल दिया। फिर 1831 में महाराजा रणजीत सिंह ने विलियम बेंटिक से रोपड़ में भेंट के समय यह प्रस्ताव दिया था कि सिंध को जीतकर आधा आधा बांट लेंगे, परंतु बेंटिक ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। फिर अंग्रेजों का भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं और सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। रूस ने किस पर अफगानिस्तान या फारस के रास्ते आकर फिर 1832 में एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो इस सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों ने 1839 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए। सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। नेपियर ने अपनी डायरी में क्या लिखा है कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। फिर पंजाब की विजय एक ही प्रमुख भारतीय राज्य पंजाब स्वतंत्र रह गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था। रणजीत सिंह ने एक छोटी मिसल में 1792 में अपनी सत्ता स्थापित की थी। रणजीत सिंह 1798 में सतलज के पश्चिम क्षेत्रों की मिसलों को संगठित किया और 1801 में इन मिसलों ने उसे पंजाब का महाराजा मान लिया। फिर रणजीत सिंह ने अपने राज्य का विस्तार पेशावर, मुल्तान, कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्र सहित एक विशाल क्षेत्र में कर लिया। अंग्रेजों ने 1809 में रणजीत सिंह के साथ एक मैत्री संधि की और परंतु 1839 में महाराजा रणजीत की क्या हो गई, मृत्यु के बाद स्थिति क्या हो गई, बदल गई। 1839 में महाराजा रणजीत की मृत्यु हो जाती। फिर डलहौजी की राज्य अधिग्रहण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 से 1856। 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसने घोषणा की कि भारत के सभी देशी राज्यों का अधिग्रहण अब कुछ ही समय की बात है। फिर डलहौजी की हड़प नीति, अवध कुशासन का आरोप, पंजाब, सिक्किम, लोअर बर्मा, सतारा, जयपुर, संभल व्यापगत के सिद्धांत द्वारा तंजौर व कर्नाटक नवाबों की उपाधियां छीन ली गई। डलहौजी की नीति का उद्देश्य क्या था, भारत से ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना और लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसे राज्य विलय का सिद्धांत कहते हैं, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। फिर राज्य विलय सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। मतलब कि इसमें क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि जिसके पास कोई संतान नहीं थी उसको उसका राज्य अंग्रेजी सरकार ले लेगी और फिर था इसके अतिरिक्त यह उत्तराधिकारी गोद लेने के विषय में अंग्रेजी अधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं होगी और वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। यही था इसमें। फिर आगे 1848 में सतारा वर्ष, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर सहित अनेक राज्यों को इसी सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहण कर लिया गया था। फिर नागपुर के विलय करते समय राजा की निजी संपत्ति कंपनी ने ले ली और डलहौजी के भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। और ये भी था इसमें कि उनको कोई पेंशन नहीं दी जाती थी। इसी क्रम में उसने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी थी और कर्नाटक व सूरत के नवाबों और तंजौर के राजा की उपाधियां भी छीन ली गई। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति में ये सारा
शामिल था। नवाब के अनेक उत्तराधिकार थे, इसलिए उस पर राज्य विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने का विचार दिया। नवाब वाजिद अली शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसके राज्य को कुशासन के आरोप में 1856 में क्या कर लिया, हड़प लिया। डलहौजी ने अलग रूप से भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिर 1854 में गंगा नहर की सिंचाई के लिए खोला गया गंगा नहर को और ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत कराई गई 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। फिर भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों से फलस्वरूप महाराष्ट्र में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल 1853 में चलाई गई थी। गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ये दे रखे सारे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 37, ये होता हमारा समाप्त। धन्यवाद दोस्तों देखने के।